तो उत्तर मुगल कालीन पढ़ रहे थे। उत्तर मुगल कालीन में मुअज्जम के बाद कौन आए थे? जहांदार आए थे। जहांदार के बाद कौन आए थे? फर्रुखशियर आए थे। फर्रुखशियर के बाद रफ़ीउद्दरजात, फिर रफ़ीउद्दौला, फिर इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आए थे। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह आए थे। अहमद शाह के बाद आलमगीर आए थे। फिर शाह आलम द्वितीय आए थे। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय आए हैं और शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर द्वितीय आए हैं। अकबर द्वितीय के बाद फिर बहादुर शाह द्वितीय आए हैं, जिन्हें जफर कहते हैं। ये है पूरा उत्तर मुगल कालीन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कहाँ पर? शाह आलम द्वितीय कहाँ तक पहुँच गए थे? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय तक पहुंच गए थे। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल बताइए कब से कब तक का था? हमने कहा बताइए 1759 से 1806 तक था ये कार्यकाल। इस दौरान जो भी घटनाएं घटी हमने बताया कि इसमें पहली घटना क्या बताई थी हमने? इन्हीं के शासनकाल के दौरान एक बेदरा का युद्ध हुआ। ठीक है, बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में हुआ। दूसरा हुआ वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध ये फेमस युद्ध हैं 1760 में। फिर इसके बाद तृतीय घटना घटी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ है और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ, अक्टूबर 1764 में। फिर चौथी घटना घटी यहाँ पर महत्वपूर्ण इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल के समय एक व्यवस्था आई थी जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। कॉर्नवालिस के समय आई थी। ठीक है, मुगल शासक यही थे, शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, 1793 में ये पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हमने कहा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, हालांकि ये जिक्र नहीं आता है शाह आलम द्वितीय का, स्थायी बंदोबस्त तो सीधे आता है कॉर्नवालिस। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त हो जाता है। और इस प्रकार से ये 4-5 घटनाएं हैं जो इनके शासनकाल में अति महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर पूछा जाता है। अभी क्या चीज़? पानीपत का तृतीय युद्ध भी है ऐसे, तो ठीक है, इसे मिटाते हैं अभी। ठीक है, हाँ बता तो दिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 1761 में पानीपत। ठीक है, 1761 में पानीपत कर लीजिए। ये तीसरा नंबर कर लीजिए, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड युद्ध। ठीक है, एक ये हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, छठा अभी। और इसके बाद अगर कहानी कहें तो रेगुलेटिंग एक्ट कर लीजिए। बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा ये तो हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वैसे हट के पढ़ाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है। और ठीक है, ये पॉइंट हो गए, तो इन्हीं पर चर्चा हो जाएगी। इलाहाबाद की संधि हुई है, हाँ 1765 में कर लीजिए। ठीक है, दो इलाहाबाद की संधि हुई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट भी कर लीजिए। वैसे जब ये अभी बन नहीं रहा, ठीक है, वैसे ये हटके चीज़ें हो गई तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इससे अच्छा तो अभी एक और रेगुलेटिंग एक्ट ना करके ये सब आ जाएंगे। हटाइए, छोड़िए इसे। अभी एक युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी के दौरान बता देंगे। ठीक है, मेन ये नहीं है, मेन जब इनके अंदर जाएंगे वो मेन है। अभी जो है मेन वो है जो अंदर अभी बताएंगे। लेकिन ये निर्धारित पॉइंट हो गए कि इन्हीं पे हमें चर्चाएं करनी है।
ठीक है, अच्छी तरीके से समझना है। तो हमने कहा बेदरा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, ठीक है, डचों वर्सेस अंग्रेजों के बीच। तो 1759 में डचों वर्सेस अंग्रेजों के बीच ये बेदरा का युद्ध हुआ है 1759 में, और ये निर्णायक युद्ध होता है और यहीं से डच, ठीक है, भगा दिए जाते हैं, ये चले जाते हैं छोड़ छाड़ के इंडिया को, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद वांडीवास का युद्ध, ये भी निर्णायक युद्ध है किसके किसके, फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ है, फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है 1761 में, और ये जो युद्ध हुआ है तो ये अहमद शाह अब्दाली जरूर लिख लीजिए, ये अब्दाली और वर्सेस मराठा। तो मराठा इस पे हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ये नादिर शाह का एक तरीके से नियुक्त किया हुआ सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है ना। नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसे मिटाते हैं इलाहाबाद की संधि को, और इसी के साथ में रिलेट करके बता देंगे। अब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ किसके किसके बीच, ठीक है, ठीक है। एक तो थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, मुगल प्लस अवध प्लस बंगाल वर्सेस अंग्रेज। आप इतना कर लीजिए, ये युद्ध हुआ था इनके भी, यानी ये तीन एक साथ मिलकर लड़े थे और ये अकेले। हमने कहा मुगल में कौन था, शाह आलम द्वितीय, लिख लीजिए, मुगल में शाह आलम द्वितीय था। अवध के शुजाउद्दौला थे, बंगाल के कौन थे बताइए, बंगाल के कौन थे, मीर कासिम। और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, ठीक है, लिख लीजिए हेक्टर मुनरो। क्लियर है। बक्सर की युद्ध से आता है। हमने कहा प्लासी का युद्ध तो हो चुका 1757 में, किसके समय, आलमगीर के समय। मुगल उस समय आलमगीर थे, और जो युद्ध हुआ था वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। द्वितीय युद्ध जो हुआ है बक्सर का युद्ध, ये बहुत फेमस है। 1764 में जब हुआ, मुगल शासक हो गए शाह आलम द्वितीय, और इनके साथ में थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब अपदस्त नवाब मीर कासिम। अपदस्त नवाब, हमने कहा अपदस्त कैसे अपदस्त कह दिए, हमने कहा 1757 में युद्ध हुआ था ना, मीर जाफर ने धोखा दिया था ना सिराजुद्दौला को, अंग्रेजों का साथ दिया था, तो मीर जाफर को बना दिया 1757 में। युद्ध जीतने के बाद 1757 में किसे बना दिया, मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का। और इसके बाद थोड़ा सा उटपटांग करने लगा होगा मीर जाफर, तो 1760 में हटा दिया। जब 1760 में हटा दिया तो किसको बना दिया, मीर कासिम। और जब मीर कासिम को बना दिया तो ये भी चलता रहा 1764 में। अब ये 1764 के पहले इसे क्या किया गया, इसे हटा दिया अंग्रेजों ने। ये भी थोड़ा बहुत उटपटांग करने लगा होगा अंग्रेजों के खिलाफ। और जब करने लगा ये उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र मीर कासिम, तो इसे हटाकर फिर किसे बना दिया, फिर मीर जाफर को बना दिया। और जब मीर जाफर को बना दिया तो मीर कासिम को बुरा लगा, इसने कहा कि चलो बक्सर का युद्ध हम आपके साथ हैं। एक बार पद मिल जाता है ना तो कौन क्या है कोई मतलब नहीं, ऐसा कहा जाता। मीर कासिम दामाद था किसका, मीर जाफर का।
ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये तीनों मिलकर लड़े थे अंग्रेजों से, लेकिन ये तीनों के तीनों हार गए। और जब ये हार गए अंग्रेजों का नेतृत्व जो कर रहा था हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है, तो मुनरो जीत गया, ये तीनों हार गए। जब हार गए तो फिर हुई है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो अब इलाहाबाद की संधि के बारे में हो जाए, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद की संधि किसने की? तो हमने कहा इलाहाबाद की दो संधियां हुई हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है, इलाहाबाद की संधि। हमने कहा इलाहाबाद की प्रथम संधि, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई है, प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि। अब प्रथम संधि किसके किसके बीच हुई? हमने कहा रॉबर्ट क्लाइव आ गया था 65 में, 60 में चला गया था, फिर 65 में आ गया रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुई थी संधि? बताइए। रॉबर्ट क्लाइव और ये शाह आलम द्वितीय, पहली संधि इनके बीच हुई थी, शाह आलम, ठीक है, इनसे हो गई। और फिर इसके बाद बंगाल के नवाब से भी हुई है। शाह आलम प्लस बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल जो संधि हुई है ना, उसमें कौन था बंगाल का नवाब? ना मीर कासिम ना मीर जाफर, नजमुद्दौला थे, अभी बच्चे ही थे नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला, शाह आलम और नजमुद्दौला, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम और नजमुद्दौला, इनके बीच ये संधि हुई। इसमें क्या हुआ? इसमें जो हो गया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इनसे कहा, मुगल सम्राट से, कि हमें क्या चाहिए? बंगाल की दीवानी चाहिए, ठीक है। नजमुद्दौला भी थे ना बंगाल के, तो कह रहे बंगाल में हमें क्या होना चाहिए? दीवानी चाहिए। और यहां से दीवानी प्राप्त हो गई इन्हें। दीवानी का मतलब जानते हैं क्या? दीवानी का मतलब शासक आप हैं, नवाब आप रहिए, शासन सत्ता आप संभालिए, लेकिन जो भी रुपए पैसे का हिसाब किताब है ना, वो हमें दे दीजिए, हम करेंगे। इन्होंने ये किया। भाई कंपनी वाले थे, बिजनेस वाला दिमाग था, इन्हें क्या लेना देना था? इन्हें तो रुपए से लेना देना था ना। जब इन्होंने हरा दिया तो शासन कर सकते थे कि नहीं? बिल्कुल कर सकते थे शासन, लेकिन दिमाग उनके पास था बहुत। अगर ये शासन करने लगते तो बाद की और जो जनसंख्या थी ना भारत की, वो भड़क जाती और इन्हें मार मार के भगा देते। फिर कि अगर इनकी नीयत ऐसी है तो मार मार के भगा देते। ऐसे एक कहानी हुई थी, औरंगजेब के समय इन्होंने घपला कर दिया था, तो फिर औरंगजेब ने सीधे हाँ मारा भी था, ठीक है, खदेड़ा था। और फिर उन्होंने गलती, चाइल्ड वगैरह थे, हाँ सर जॉन चाइल्ड थे, उन्होंने फिर गलती मानी कि हमसे गलती हो गई, तो फिर हाँ तो भगा दिया था वहां से। तो ये चीजें हैं, औरंगजेब जैसे मिल जाते ना इन्हें तो मार मार के भगा देते। लेकिन इन्होंने कहा, क्या किया? यहाँ पर बंगाल में इन्होंने कहा कि आप शासन, आपका रुतबा वैसे कायम रहेगा, बस हमें रहने दीजिए, और जो रुपए पैसे का हिसाब किताब होगा वो हम देखेंगे, यानी जो टैक्स आता है वो हम वसूल करेंगे, हर चीज ये चीज हम करेंगे, लगान वगैरह सब। तो इस प्रकार से कहा जाता है। इसी संधि के साथ बंगाल में दोहरा शासन, बंगाल में दोहरा शासन, जिसे द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन की नींव डाली किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत ही बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हो गया था। द्वैध शासन कैसे द्वैध? दोहरा शासन, यानी एक तो बंगाल के नवाब का शासन और दूसरा अंग्रेजों का शासन बंगाल में लागू हो गया। तो सबसे पहले द्वैध शासन बंगाल में लागू हुआ। बाद में यह बात अलग है कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, 1919 का,
वहां उस अधिनियम के तहत पूरे भारत में क्या कर दिया, द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लगा। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया और प्रांतों का द्वैध शासन हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। ये चीजें बाद में हुई, लेकिन सबसे पहले द्वैध शासन बंगाल में स्थापित हुआ और रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, और यही द्वैध शासन है जो हम बता रहे हैं। दीवानी रुपए पैसे वसूलेंगे हम और शासन करेंगे आप। मतलब कि जनता अगर कुछ बात पड़ती है तो जनता किसका विद्रोह करेंगी, शासक का करेंगी, नवाब का। हम तो सिर्फ उनके कार्यकर्ता हैं, वसूल रहे, नाम ये लगाएंगे और पूरे रुपए पैसे का हिसाब खुद रखते थे। ये होता बिजनेस वाला दिमाग। ठीक है, तो एक ज़्यादा अगर आप शासक बनना चाह रहे हैं, यदि शासक अगर बड़ी सत्ता पाएंगे तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। ये जिम्मेदारियां नहीं लेते थे अंग्रेज, जिम्मेदारियां नहीं, ये तो अपना काम निकालते थे। ठीक है, और वही उन्होंने किया भी। ठीक है, तो ये हो गया इलाहाबाद में, इलाहाबाद की प्रथम संधि। द्वितीय संधि भी हुई है। वो किसके बीच हुई द्वितीय संधि, 1765 में हुई है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। हमने कहा दो तो निपट गए ना, मुगल और बंगाल के साथ में हो गया। और जो संधि की, तो ये याद रखिए, नजमुद्दौला है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा, संधि जो हुई तो बंगाल के किस नवाब से हुई। तो बंगाल के नवाब नजमुद्दौला थे, अभी छोटा बच्चा ही था वो, और उसको बना दिया था कि आप नवाब हैं। तो वो कैसे संभालेगा गद्दी, सब अंग्रेज संभाल रहे थे। ये चीजें थी। ठीक है, इसके बाद बचा कौन, अवध। अवध का कौन, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला शामिल हो गया था अवध का। किस अवध की बात कर रहे हैं, ये अपना लखनऊ की बात कर रहे हैं, यही तो अवध है। और उसी अवध की बात हमने कहा था कि नवाबों की अगर नगरी कही जाती है तो लखनऊ को कही जाती है। क्यों नवाबों की नगरी कही जाती है, नवाबों की कहानी बताई हमने। किस नवाब की बताइए, किस नवाब की बात कर रहे हैं। हाँ, कौन सा नवाब था बताइए। मुर्शीद कुली खां था कि अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां था। चलिए ठीक है, तो ये कहानी हम पहले बता चुके हैं। नहीं बताया, अलीवर्दी कहाँ का था, ठीक है। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, दोनों के दोनों बंगाल के। अभी दोनों के दोनों नहीं है। अच्छा, हजरत बेगम का नाम सुना, हजरत बेगम के पति का नाम क्या था। हाँ, वही तो अवध है। बताइए हजरत बेगम की, ये बताइए हजरत बेगम के पति का नाम। बताइए हजरत बेगम के पति का नाम क्या था। नहीं ना, मुर्शीद है ना अलीवर्दी है, और ये नवाब हैं। और इनके जो पति थे ना, वही है नवाब। 1856 की कहानी बताएं। 1856 में डलहौजी था और अवध को कुशासन के आरोप में इन्हें क्या किया था, गिरफ्तार किया और कुशासन के आरोप में इसे हड़प लिया था। राज्य हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, अगर डलहौजी का नाम सुना हो तो ये चीजें हैं। तो हड़प नीति के तहत अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था। उस समय वाजिद अली शाह ही थे। ठीक है, वाजिद अली शाह। अब ठीक है, ये थे नवाब उस समय जब डलहौजी था। तो बात आती है वाजिद अली शाह। आप लोगों को कहानी नहीं बताई इसकी। अच्छा, हमें लग रहा कि बता दिया है, बताया नहीं। चलिए बताते हैं। वाजिद अली शाह ऐसे नवाब थे कि जब 1856 की बात है, जब आए अंग्रेज, तो ये अपने वहीं पर बैठे थे अवध में, लखनऊ में ऐसे ही बैठे थे सिंहासन पर अपने।
उनसे कहा, और सब जितने भी इनके दरबार के थे सैनिक वगैरह सब भाग गए थे जब अंग्रेजों ने घेरा डाल दिया, सब भाग गए। तो इनसे पूछा, जब सब सैनिक भाग गए, पता चल गया कि हमने घेर लिया है, तो आपको भी चले जाना था, क्यों नहीं गए? वाजिद अली शाह ने कहा कि जो हमें पैरों में जूती पहनाने वाला भाग गया, अब मैं कैसे भागूं? ठीक है भाई, जूती पहने नहीं था, वो कह रहा पहनाने वाला भाग गया, जूती पहनाने वाला, मैं कैसे भागूं? ये थे नवाब। हाँ बता चुके ना, वही तो हम कह रहे। तो ये चीज है, नवाब ऐसे नहीं कहा जाता लखनऊ को नवाब, यानी जान चली जाए लेकिन शान नहीं जानी चाहिए, यही है लखनऊ। हाँ बिल्कुल है, जब तक वो पहनाएंगे नहीं तब तक वो चलेंगे नहीं, पहनाने वाला बिल्कुल रहेगा वहीं पर। ठीक है, तो वही तो अंग्रेज कह रहे थे, चाहते तो तुम भाग जाते भाई, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा भाई जूती पहनाने वाला भाग गया, अब मैं ऐसे बैठा हूं तो मैं नहीं भाग पाया। ये चीजें हैं। तो ये है वाजिद अली शाह की कहानी। फिर हजरत बेगम ने 1857 की क्रांति जब हुई ना, 1857 की क्रांति में तो हजरत बेगम ने अवध से नेतृत्व किया है। ठीक है, अवध से नेतृत्व फिर किया, कुशासन के आरोप में 1856 में इसे क्या किया, इसे हड़प लिया था डलहौजी ने। तो ये चीजें हैं। ठीक है, वाजिद अली शाह की ये कहानी है। तो अवध के एक नवाब थे शुजाउद्दौला। ठीक है, जब शुजाउद्दौला थे उस समय, तो इनसे एक संधि की, और ये कहलाती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। और इनसे संधि इतनी सी हुई, कहा कि आप कुछ नहीं, जो युद्ध में हमारा खर्चा पड़ा है उसका भुगतान आप करेंगे। ठीक है, जो युद्ध में हमारी हानि हुई है रुपए पैसे की, वो पूरा भुगतान आप करेंगे। इन्होंने कहा ठीक है कर देंगे, और इन्होंने किया, जितना भी हर्जाना लगाया इनके ऊपर। बस इतनी सी बात है। और मेन इनके ऊपर जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है, पहले ये इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई और इसके तहत दीवानी प्राप्त हो गई, कहाँ पर, बंगाल में। ये चीजें हो गई। क्या चीज? हाँ बिल्कुल है, अंग्रेजों की ही हुई है, पहले मुगल और बंगाल से हुई और फिर इसके बाद अवध के साथ। ठीक है, दो संधियां हुई हैं इलाहाबाद की। और दूसरी पहली संधि से ही क्या हो गया, बंगाल में द्वैध शासन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर द्वैध शासन को खत्म किसने किया? हाँ, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने किया। ठीक है, द्वितीय ये जो द्वैध शासन है वारेन हेस्टिंग ने कब किया? 1772 में द्वैध शासन का अंत हो गया। ठीक है, द्वैध शासन का अंत, द्वैध शासन का अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग। अच्छा, लॉर्ड हेस्टिंग ना करिए, वारेन हेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। नहीं, लॉर्ड ना करिए, वारेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, ध्यान दीजिए। ये 1772 चल रहा है, वो 1817 16-17 में रहा है, अंतर है। ये 1772 चल रहा है, वारेन हेस्टिंग। लेकिन सतीश क्या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग लग जाएगा? नहीं, लॉर्ड नहीं लगाते हैं इसमें, मात्र वारेन हेस्टिंग कहते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग ये अलग है। लॉर्ड हेस्टिंग की कहानी अगर पढ़ना ही है तो एक मूवी देख लीजिए, वीर मूवी, सलमान खान की वीर मूवी है, और जिसमें रहते हैं पिंडारी, सलमान खान वगैरह ये बने रहते हैं पिंडारी। अब पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। जो हेस्टिंग की बात कर रहे हैं वो रहते हैं जैकी सराफ, सही है? हाँ ये है। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग नहीं, वारेन हेस्टिंग अलग है, गलती नहीं करना है इस पे। पिंडारियों का दमन का श्रेय जाता है लॉर्ड हेस्टिंग को। यह 1816-17 की कहानी है पूरी तरीके से। अब पिंडारी कौन थे? सलमान खान हो गए, अब वो तो अलग हो गए, लेकिन पिंडारी रियल में कौन थे? वो डाकू थे। पिंडारी खतरनाक डाकू थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे डाकू थे। मतलब वो डाकू किसके लिए थे? वो अंग्रेजों को लूटते थे। ठीक है, ऐसा मूवी में दिखाया गया। दरअसल ऐसा कहा गया कि राहगीरों को लूटते थे,
अंग्रेज ऐसा कहते हैं कि वो राहगीरों को लूटते थे, लेकिन ये सही नहीं है। वो तो जहाँ से ट्रेन निकलती थी ट्रेन का ट्रेन लूट लेते थे। ठीक है, क्या चीज़ नहीं, रोमांचक बनाई जाती है मूवी। उन पिंडारियों की कहानी बताई गई, हकीकत कि ऐसा हुआ था, जो कि मूवी में इंटरेस्टिंग मूवी है, उसमें काफ़ी अच्छी मूवी है। ठीक है, तो उसमें ये जो पिंडारी थे ना, मराठा जानते, शिवाजी का नाम सुना होगा, छापामार या गोरिल्ला युद्ध का नाम सुना होगा। ये इसके आविष्कारक माने जाते हैं। कौन? शिवाजी। शिवाजी आविष्कारक। तो उन्हीं के जो और बैक से होते ना, सपोर्ट करते, वो थे पिंडारी। ठीक है, जो लोग होते हैं ना, मेन तो हो गए मराठा, अब मराठा का साथ देने वाले, सपोर्ट करने वाले, वो थे पिंडारी। ये भी छापामार में प्रसिद्ध थे, और छापामार छुपे रहते थे पहाड़ों में, और जैसे गाड़ी वगैरह आती थी तो एकदम से हमला करते थे, लूट लेते थे। ये थे, परेशान थे अंग्रेज, बहुत परेशान थे, ये लूट लेते थे रास्ते में ही उन्हें। जब परेशान थे तो फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने फिर घेर के फिर इनका अंत किया। तो पूरी तरीके से पिंडारियों का दमन जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है, वारेन हेस्टिंग नहीं। वारेन हेस्टिंग अलग है, ये याद रखिए। ठीक, तो वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग ने अंत कर दिया द्वैध शासन का, कि दीवानी ये सही बात नहीं है, और इन्हें खत्म किया यहाँ पर बंगाल में। तो ये भी काफ़ी ठीक, भारतीयों की नज़रों में काफ़ी ठीक हुए वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग के समय, और ये प्रथम क्या थे? अंतिम गवर्नर थे बंगाल के, अंतिम गवर्नर थे। ध्यान दीजिए, कहाँ के? बंगाल के, बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के ही। क्यों? क्योंकि एक आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ये अधिनियम था, और इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे बना दिया क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो ये गवर्नर शब्द है ना, शब्द चेंज कर दिया और कह दिया कि अब से गवर्नर नहीं, अब से बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। और यहाँ पर जो ये शब्द जनरल लगा दिया गया, और प्रथम जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए वो कौन हुए? वारेन हेस्टिंग हुए। क्लियर है? जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए वो वारेन हेस्टिंग हुए, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग हुए, क्योंकि इसकी जगह अब क्या पद रख दिया गया? गवर्नर जनरल हो गए। ठीक है, कब से? 74 से, 73 से नहीं। ये तो एक्ट आया 1773, इस एक्ट के तहत 1774 में, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, हम आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम हो गए, और अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसके बाद बंगाल का गवर्नर शब्द की जगह क्या आ गया? इस एक्ट के तहत हमने कहा कि 1774 से बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, तो प्रथम वारेन हेस्टिंग हो गए। क्लियर है बात? एक और चीज, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहली बार क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कब हुई? 1774 में स्थापना हुई। एक्ट था 1773, स्थापना हुई 1774। कहाँ हुई स्थापना? कोलकाता में हुई स्थापना। तो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कोलकाता में 1774 में, जो कि फिर क्या हो गया?
इसे हाई कोर्ट बाद में बना दिया गया। 1861 अधिनियम के तहत 1862 में हाई कोर्ट बना दिया गया और पहला हाई कोर्ट हुआ कोलकाता, फिर मुंबई, फिर मद्रास, 3 एक साथ 62 में हुए। ठीक है, ये चीज़ है। फिर इलाहाबाद का नंबर आता 1866 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हुए वो क्या थे, उनका नाम सर एलिजाह एम्पे, सर एलिजाह एम्पे थे। और अन्य न्यायाधीश भी हुए, 3 अन्य न्यायाधीश हुए, हाइड, चैम्बर और लेमेस्टर। ठीक है, ये 3 अन्य न्यायाधीश हुए। मुख्य न्यायाधीश एक होगा और वो थे सर एलिजाह एम्पे थे, और इसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश हुए, एक थे हाइड, चैम्बर, लेमेस्टर। पूछा जाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये बनना चाहिए, चारों ऑप्शन में आ जाएंगे। ये मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजाह एम्पे थे। हमने कहा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी देने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था, सुनाने वाला, फांसी की सजा सुनाने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था, जैसी हेल्टन थे। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हैं, यहां से पूछ देता है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक, अब आते हैं, समय सही है ना, ठीक, तो अब आते हैं मैसूर युद्ध पे, आंग्ल मैसूर युद्ध पे। ठीक है, इन्हीं के समय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के समय ये घटनाएं भी, ये युद्ध भी होते हैं, लेकिन आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अब समझते हैं। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तो आप हेडिंग डाल लीजिए आंग्ल मैसूर युद्ध। और आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, और मैसूर के शासक हो गए। क्लियर है, आंग्ल यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच जो युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कितने हुए, कुल 4 युद्ध हुए हैं, कुल 4 युद्ध हुए। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 69, 1767 से 69। अंग्रेज और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, वेरेलास्ट वर्सेस हैदर अली। क्लियर, द्वितीय, और जो प्रथम, चलिए द्वितीय देखते हैं पहले। द्वितीय कब हुआ, द्वितीय हुआ 1780 से 84। किसके बीच, हैदर, ठीक है, वारेन हेस्टिंग कर लीजिए, वारेन हेस्टिंग वर्सेस हैदर अली प्लस इसका पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक, अगला तीसरा युद्ध कर लीजिए, इनके बीच जगह छोड़ रहे हैं, अभी बताना अभी बाकी है इसमें। तीसरा युद्ध हुआ 1790 से 92, और ये हुआ कार्नवालिस वर्सेस टीपू सुल्तान। ठीक है, और चौथा युद्ध हुआ है 1799 में किसके बीच, हमने कहा वेलेज अली वर्सेस टीपू सुल्तान। क्लियर, ये 4 युद्ध हुए हैं
आंग्ल मैसूर युद्ध यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए 1767 और 69 उस समय शासक थे, ये अंग्रेज गवर्नर थे, कौन? वेरेलास्ट थे। वेरेलास्ट और हैदर अली के बीच युद्ध हुआ। इसमें विजयी कौन रहा? हैदर अली विजयी रहा। हैदर अली एक ऐसा शासक जो अंग्रेजों से नहीं हारा, ठीक है, दमदार शासक था। इसके जो नौसेना वगैरह कहा जाता ना, जो बेड़ा था ना, बहुत दमदार बेड़ा था हैदर अली का। और इससे भी दमदार हुए इसके पुत्र टीपू सुल्तान, ठीक है। तो ये चीज है जिसमें से हैदर अली की जीत हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और ये एक संधि हुई 69 में। कौन सी संधि? कौन सी संधि हुई? प्रथम संधि मैसूर की संधि, प्रथम मैसूर की संधि हुई, ठीक है। मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये चीज है। तो ये है मैसूर की संधि, ठीक है। मैसूर की संधि के साथ में ये युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद 1780 से 84 में युद्ध हुआ हैदर अली का वारेन हेस्टिंग से। 1780 में युद्ध हुआ, 82 में ये घायल हो गए। कौन? हैदर अली घायल हो गए और 82 में इनकी मृत्यु हो गई। तो हैदर अली की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु 82 में हो गई। 1782 में मृत्यु हो गई, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु कब हो गई? 1782 में। और युद्ध संभाला किसने? टीपू सुल्तान ने संभाला। और 1784 में क्या हुआ? ये निर्णायक युद्ध नहीं हुआ, अनिर्णायक युद्ध रहा। और 1784 में एक संधि हुई जिसे मंगलौर की संधि बोलते हैं। मंगलौर द्वितीय युद्ध जो हुआ वो मंगलौर की संधि के साथ में समाप्त हो गया, ठीक है। ये मंगलौर की संधि के साथ में ये समाप्त हो गया युद्ध और ये अनिर्णायक युद्ध रहा। इसके बाद फिर 1790 से 92 तक एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कॉर्नवालिस वर्सेस टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ। इसमें टीपू सुल्तान हार गया, कॉर्नवालिस जीत गया। टीपू सुल्तान को बुरा लगा, संधि हुई, एक संधि हुई। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुर्माना लगा दिया गया, काफ़ी क्षेत्र ले लिए गए श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ, जो कि इन्हें बुरा लगा। टीपू सुल्तान के जो अगर कहें संबंध जो विदेशों में थे, जैसे फ्रांस के साथ में थे, नेपोलियन के साथ में, फ्रांस के नेपोलियन के साथ इसके अच्छे संबंध थे टीपू सुल्तान के, ऐसा माना जाता है। और इस वजह से ये दबते नहीं थे। आप समझते हैं कि फ्रांस से संबंध बनाना अंग्रेज़ों के लिए हानिकारक है कि नहीं? क्योंकि अगर माना जाता है 100 वर्षों तक अगर युद्ध हुआ है तो किसके किसके बीच हुआ है? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 100 वर्ष का युद्ध हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो ये हमेशा इनकी लड़ाई छिड़ी रहती थी। किनकी? अंग्रेज़ों की, ब्रिटेन की और फ्रांस की, दोनों यूरोपीय देश हैं। पता चला कि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ गए हैं तो यहाँ जो उनकी कंपनियां ये आपस में लड़ जाती थी। जो किसी अन्य देश में वहाँ रहती हैं, व्यापार कर रही, वो आपस में लड़ जाती थी। यानी अगर सुनाई दे गया कि वहाँ लड़ाई हो गई है तो यहाँ जरूर लड़ाई होगी। ये चीज़ें थी इनके अंदर। और इसी वजह से इसके संबंध फ्रांस के साथ अच्छे होने के वजह से ये बात इनके दिमाग में खटकती थी, ठीक है, किनके? अंग्रेज़ों के दिमाग में। इस वजह से टीपू सुल्तान को हराना चाहते थे, हटाना चाहते थे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और इसी के साथ कॉर्नवालिस जीत गया। ये बात टीपू सुल्तान को हजम नहीं हुई।
हार बर्दाश्त नहीं हुई और 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जो जाना गया वो 1799 का है। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। वेलेजली से युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया। क्लियर है? 1799 में युद्ध जैसे हुआ वैसे ही टीपू सुल्तान मारा गया, वेलेजली की जीत हुई और सहायक संधि के साथ में मैसूर को शामिल कर लिया गया। ठीक है, मैसूर को शामिल कर लिया गया, सहायक संधि। तो संधि का नाम लिख सकते हैं, संधि का नाम क्या है? सहायक संधि। सहायक संधि के साथ इस मैसूर को शामिल कर लिया। तो सहायक संधि, जो एक बात और समझ लीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार किया वो एक तो ये सहायक संधि थी किसकी? वेलेजली की, और एक था व्यक्तिगत सिद्धांत राज झड़प नीति किसकी? डलहौजी की, और तीसरा व्यक्ति था फूट डालो शासन करो कर्जन की नीति। ये तीन जो गवर्नर रहे, लॉर्ड रहे, इन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाया है ज़्यादातर, इनकी नीतियों ने। ऐसा कहा जाता है सहायक संधि देन किसकी है, यानी इसका आविष्कारक डुप्ले है। डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की तो देन है, लेकिन इसने ज़्यादा यूज नहीं किया। और सबसे अच्छा यूज किसने किया भारत में? वो वेलेजली ने किया इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो सहायक संधि ये हो गई। ऐसा कहा जाता है मैसूर का क्या, टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता था? मैसूर का शेर बोला जाता था। ठीक है, और हाँ, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, और बंगाल का शेर, बंगाल का शेर कौन था? टाइगर नहीं कह रहे, बंगाल का शेर। बंगाल का शेर वेलेजली। हाँ, वेलेजली अपने आप को कहता था मैं बंगाल का शेर हूं। गवर्नर तो यही था ना बंगाल में। तो बंगाल का शेर वेलेजली और मैसूर का शेर टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ, बंगाल का शेर जीता। नहीं, शेर नहीं कहते थे। अलीवर्दी खां की कहानी पता है क्या? अलीवर्दी खां ये बंगाल का नवाब था। उसने क्या कहा था पता है? अलीवर्दी खां ने कहा था अंग्रेज ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के समान है, मधुमक्खी के छत्ते के समान है। अगर प्रेम रखोगे इनसे तो ये शहद देंगी, यदि इनको छेड़ोगे तो ये काट काट के मार डालेंगी। समझ रहे हैं? मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, यदि छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेंगी। ऐसे ही अंग्रेज, और यदि इनसे व्यवहार बनाओगे तो ये शहद देंगी। क्या व्यवहार बनाएंगे? तो पालते नहीं है, मधुमक्खी पालते हैं तो शहद निकाल लेते हैं। तो व्यवहार अगर बनाएंगे तो शहद मिलेगी, और यदि आप छेड़ेंगे मधुमक्खी के छत्ते को तो निश्चित है काट काट के मार डालें। ये अलीवर्दी खां का बयान था। ठीक है, ऐसे मान्यता थी। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है।